प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा के अनुसार एक राज्य के 7 अंग या प्रकृति होते थे और इन सातों अंगों या प्रकृति में से एक अंग सेना भी थी। यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखें तो कौटिल्य ने एक राज्य को 7 अंगों या प्रकृति में विभाजन करने का जो पूरा सिद्धांत है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। परंतु कौटिल्य पहले विचारक नहीं थे जिन्होंने इस सिद्धांत को जन्म दिया। कौटिल्य से पूर्व के जो विचारक रहे हैं उन्होंने भी इस सिद्धांत पर चर्चा की है और हम देखते हैं कि कौटिल्य के पश्चात जो विचारक आए उन्होंने भी इस सिद्धांत के बारे में अपने विभिन्न ग्रंथों में चर्चा की है। यदि हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य के अनुसार इन जो यह 7 अंग हैं राज्य के, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण अंग सेना नहीं है। कौटिल्य के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अंग है कोश, और वह कोश के विषय में कहते हैं कि सेना शत्रु दल में भी मिल सकती है, राजा की हत्या भी कर सकती है और इस प्रकार की कई विपत्तियों को जन्म दे सकती है, किंतु कोश सभी धार्मिक कार्यों एवं इच्छाओं को पूर्ण करने का सर्वोत्तम साधन है। परंतु ऐसा नहीं है कि कौटिल्य के इस विचार से सभी अन्य सिद्धांतकार एवं विचारक सहमत हों। यदि हम बात करें 5वीं शताब्दी एवं 7वीं शताब्दी में हुए नीतिसार के रचयिता कामंदक की, तो कामंदक के अनुसार सेना एक राज्य का अति महत्वपूर्ण अंग है। तो हम देख सकते हैं कि विभिन्न सिद्धांतकारों एवं विचारकों का जो मत है सेना के महत्व के प्रति वह भिन्न भिन्न है, लेकिन प्राचीन भारत के सभी सिद्धांतकार यह मानते थे कि सेना एक राज्य का महत्वपूर्ण अंग है और जो 7 प्रकृतियां होती हैं या अंग होते हैं राज्य के, उनमें से एक अंग या प्रकृति सेना भी है। अब यदि हम प्राचीन भारतीय सेना की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि समय के साथ इसके संगठन, संरचना एवं किस प्रकार से यह युद्ध लड़ती थी उसमें परिवर्तन आता गया। यदि हम बात करें वैदिक काल की तो हम देखते हैं कि इस काल की सेना के 2 भाग होते थे। प्रथम भाग था पैदल सैनिकों का जिन्हें पत्ती कहा जाता था, और दूसरा भाग था रथ पर लड़ने वाले योद्धाओं को जिन्हें रथिन कहा जाता था। यदि कुछ इतिहासकारों की माने तो जो पैदल सैनिक थे वह एक वैदिक जातिगत समूह का जो सामान्य वर्ग था उससे आते थे, वहीं जो रथ पर लड़ने वाले योद्धा होते थे वह वैदिक जातिगत समूह का जो उच्च वर्ग था वहां से आया करते थे। अब यदि हम वैदिक काल के बाद की काल की बात करें तो हम देखते हैं कि इस काल में सेना के 4 भाग हो गए थे और इन चारों भागों की जो सेना थी उसके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग होता था और इस शब्द का वर्णन हमको रामायण एवं महाभारत में पढ़ने को मिलता है। यह शब्द था चतुरांग बल। कहीं कहीं चतुरांग चमू शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अब यह आपके मन में प्रश्न आएगा कि यह 4 भाग कौन से थे। तो यह चतुरांग बल या 4 बल थे। प्रथम तो पैदल सैनिक, दूसरे थे रथ पर लड़ने वाले सैनिक, तृतीय थे हाथियों का जो एक बल था वह, और चतुर्थ था घुड़सवार। तो यह 4 जो विभिन्न बल थे वह सेना बनाते थे वैदिक काल के बाद के काल में। अब यदि हम बात करें चतुरांग बल शब्द की तो एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जो चतुरांग बल शब्द है उसका प्रयोग मध्यकालीन स्रोतों में भी हमको देखने को मिलता है। अब यह आश्चर्य की बात इसलिए है क्योंकि मध्यकाल में जो युद्ध लड़े जाते थे उसमें रथ का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सेना के लिए चतुरांग बल का प्रयोग हो रहा है। अब इसके पीछे उत्तर यह है कि मध्यकाल आते आते मध्यकाल के स्रोतों में यदि हमको बताना है कि एक विशाल सेना लड़ने के लिए जा रही है तो एक विशाल सेना के लिए चतुरांग बल शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि चतुरांग बल विशाल सेना का पर्यायवाची बन गया मध्यकालीन स्रोतों में। चतुरांग बल के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि समय के साथ जो यह 4 भाग थे उनकी भूमिका एवं कौन कितना महत्वपूर्ण है यह इसमें परिवर्तन आता गया। यदि हम बात करें उत्तर वैदिक काल की तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो रथ थे वह सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग
माना जाता था। महाभारत की बात करें तो महाभारत में जो सबसे महत्वपूर्ण, लगभग सारे महत्वपूर्ण योद्धा रथ पर ही लड़ते थे। वहीं महाजनपद काल की बात करें तो हम देखते हैं कि महाजनपद काल के में जो युद्ध लड़े गए या महाजनपद काल की जो सेना थी उनमें रथों का प्रयोग होता था, परंतु अब जो चरम स्थान था वह हाथियों ने ले लिया था। और जो यह हाथियों की महत्वपूर्ण भूमिका है यह महाजनपद काल से लेकर गुप्त काल के बाद तक बनी रही, परंतु मध्यकाल आते आते हम देखते हैं कि जो हाथियों का जो चरम स्थान था उसके स्थान पर आ गए हैं घुड़सवार। तो मध्यकाल तक आते आते हम देखते हैं कि हाथियों का स्थान ले लिया है घुड़सवारों ने। किंतु चतुरांग बल ही एक ऐसी विभाजन प्रणाली नहीं थी जिससे प्राचीन भारत में सेना को विभाजित किया जाता था। हम देखते हैं कि एक अन्य प्रकार की विभाजन प्रणाली का वर्णन भी हमें विभिन्न प्राचीन स्रोतों में पढ़ने को मिलता है। इस विभाजन प्रणाली में जो सैनिकों का जहां से सैनिक आ रहे हैं या सैनिकों की नियुक्ति का क्या स्रोत है उसके आधार पर सेना को विभाजित किया जाता था। यदि हम वैदिक काल की बात करें तो हम देखते हैं कि वैदिक काल में इस प्रकार के विभाजन प्रणाली के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते। इसका एक मुख्य कारण यह है कि वैदिक काल में जो सेना होती थी उसमें एक वैदिक जातिगत समूह के जितने भी पुरुष थे वह भाग लिया करते थे। तो सैनिकों को उनके नियुक्ति के स्रोत से विभाजन करने का कोई तात्पर्य नहीं बैठता था। इसीलिए हमें वैदिक काल में इस प्रकार के विभाजन प्रणाली के कोई साक्ष्य नहीं मिलते, परंतु वैदिक काल के बाद के काल में ऐसी स्थिति नहीं थी। इसीलिए यदि हम रामायण को देखें तो रामायण में हमें बताया जाता है कि इस प्रकार से हम 5 भाग में सेना को विभाजित कर सकते हैं। जो प्रथम भाग था या प्रथम बल था सेना का उसको कहा जाता था मित्र बल। मित्र बल यानी वह सैनिक जो कि मित्र राज्य द्वारा प्रदान किए गए हैं या उस राज्य द्वारा प्रदान किए गए हैं जिसका लक्ष्य साझा हो। यदि हम दूसरे बल की बात करें तो यह बल था आठवीं बल। आठवीं शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में वन में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था, अर्थात आठवीं बल वह बल हुआ जिसके सैनिक वनवासी होते थे। यदि हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य के अनुसार राजा को आठवीं बल का प्रयोग अधिक सावधानी पूर्वक करना चाहिए और इसके पीछे कौटिल्य यह कारण देते हैं कि आठवीं बल को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन है और वह लूटपाट मचाना आरंभ कर देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि अपने अर्थशास्त्र में कौटिल्य केवल आठवीं बल की बुराई भी करते हैं। कौटिल्य के अनुसार आठवीं बल के जो सैनिक हैं वह अच्छे गुप्तचर बनते हैं। यदि हम तृतीय बल की बात करें तो तृतीय बल था मौल बल। मौल बल अर्थात वंशानुगत सेना। वंशानुगत सेना वह सेना हुई जिसके जो सैनिक थे वह पीढ़ी दर पीढ़ी सैनिक बनते आ रहे हैं, अर्थात इन सैनिकों के जो पिता थे वह भी सैनिक थे और उनके पिता भी सैनिक थे। तो जो इस कुल परंपरा में सैनिक बनते आ रहे हैं वह मौल बल कहलाते थे। यदि हम कुछ इतिहासकारों की माने तो इतिहासकारों के अनुसार जो राज्य की स्थायी सेना होती थी वह मौल बल की ही होती थी। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो एक राज्य के सबसे उत्तम सैनिक होते थे वह मौल बल के ही होते थे। तो आप कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सैनिक या स्पेशल फोर्सेस प्राचीन भारत की अगर कोई थी तो यह मौल बल ही थी। यदि हम चतुर्थ भाग की बात करें तो यह था भृत्य बल। भृत्य बल यानी आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं भाड़े के सैनिक। तो जो सैनिक पैसे के आधार पर किसी भी राज्य से लड़ सकते हैं उन सैनिकों का जो समूह होता था उसे भृत्य बल कहा जाता था। यदि हम 5वें एवं अंतिम भाग की बात करें जिसका वर्णन हमको रामायण में मिलता है तो वह था द्विशद बल। द्विशद बल वह बल हुआ जिसके सैनिक शत्रु की सेना से आए हुए हों या शत्रु राज्य से आए हुए हैं, तो इनको द्विशद बल कहा जाता था। अब यदि हम महाभारत की बात करें तो हम देखते हैं कि महाभारत में इन 5 बलों का वर्णन मिलता है, परंतु इसके साथ साथ एक और बल का वर्णन है। यह बल था श्रेणी बल। श्रेणी प्राचीन भारत के शिल्पीकारों, कलाकारों, व्यापारियों आदि का एक समूह हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत की यह एक
कंपनी होती थी। तो प्राचीन भारत की कंपनी को आप साधारण भाषा में श्रेणी समझ सकते हैं। तो जो प्राचीन भारत की यह श्रेणियां हुआ करती थी, इनको सेना रखने की अनुमति प्राप्त थी। और हमें यह बताया जाता है, महाभारत की यदि हम बात करें तो राजा युद्ध में श्रेणी की जो सेना होती थी उसका प्रयोग कर सकता था। तो महाभारत के अनुसार यह छठवां बल था जो कि एक राज्य की सेना का भाग हुआ करता था। अब यदि हम कौटिल्य की बात करते हैं या उनके बाद जो विचारक आए उनकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो 6 भाग हैं इनका वर्णन हमें इन ग्रंथों में मिलता है। परंतु एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जो यह 6 भाग हैं इनकी भूमिका एवं कौन कितना महत्वपूर्ण है इसमें हमें अंतर भी देखने को मिलता है। यदि हम महाभारत की बात करें तो महाभारत के अनुसार जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बल है वह है मौल बल। यदि सब द्वितीय श्रेष्ठ बल की बात की जाए तो महाभारत के अनुसार वह है मित्र बल। परंतु यदि हम कौटिल्य को देखें तो कौटिल्य महाभारत से सहमत हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ बल है मौल बल। परंतु कौटिल्य के अनुसार जो द्वितीय सबसे सर्वश्रेष्ठ बल है वह है भृत्य बल। और कौटिल्य अंतिम स्थान देते हैं 8वीं बल को। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न स्रोतों में कौन सा बल कितना महत्वपूर्ण है इसमें अंतर है। अब इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि प्राचीन भारतीय युद्ध परंपरा में युद्ध संगीत का क्या महत्व था। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।